गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रेवोल्यूशन 1905, द रशियन रेवोल्यूशन 1905। तो 1905 के रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे और इसमें हमने पढ़ा था ब्लडी संडे के बारे में कि ब्लडी संडे का जो इंसिडेंट था उस दिन क्या हुआ था। 1905 में 1,10,000 जो वर्कर्स थे वो विंटर पैलेस के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करने पहुंचे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुई और उसके बाद उसमें से 100 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए और 300 वर्कर्स जो हैं वो क्या हो गए, घायल हो गए थे। उसके बाद और ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ गया था। जो भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, यूनियन लीडर्स हैं, सभी ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए और क्या किया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। जो भी उस समय गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। और साथ में इन सभी प्रोफेशनल्स ने मिल करके डिमांड की एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यानी इन्होंने डिमांड की कि एक ऐसी असेंबली या पार्लियामेंट्री टाइप एक बॉडी होनी चाहिए जिसमें इलेक्शन के थ्रू लोगों को ऐड किया जाए और इससे क्या होगा, एक पार्टिसिपेशन जो है लोगों का गवर्नमेंट में बनेगा और किंग की पावर पर कुछ कंट्रोल रहेगा। जब ये विरोध लगातार बढ़ा और रेवोल्यूशन को देखते हुए, 1905 के रेवोल्यूशन को देखते हुए ज़ार ने क्या किया, ज़ार अलाउड टू क्रिएट अ पार्लियामेंट और ड्यूमा। यानी जो रशियन पार्लियामेंट बनी उसको क्या कहा जाता था, ड्यूमा कहा जाता था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ज़ार अलाउड टू क्रिएट अ पार्लियामेंट और ड्यूमा। यानी जब डिमांड हुई, जो भी प्रोफेशनल थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वर्कर्स, सब ने डिमांड की कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट टाइप बॉडी होनी चाहिए। तो ज़ार ने ये सारा जब विरोध देखा बहुत ज़्यादा कि प्रोटेस्ट हो रहा है मेरे अगेंस्ट, तो उसने क्या किया, ज़ार अलाउड टू क्रिएट अ पार्लियामेंट और ड्यूमा। उसने परमिशन दे दी कि ठीक है, एक पार्लियामेंट असेंबली जो है वो बना लीजिए। आपको अगर याद हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेशनल असेंबली बनी थी जिसमें सेकेंड एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट के लोगों को क्या मिला था, राइट टू वोट मिला था। और उसके बाद वो वोट करके, और थर्ड एस्टेट के भी वो लोग जो प्रॉपर्टीड मैन थे उनको राइट टू वोट मिला था और वो इलेक्शन के थ्रू जो है इस बॉडी का हिस्सा बने थे। तो ये भी कुछ वैसा ही था, ड्यूमा बनी। और इस ड्यूमा में, लेकिन इस ड्यूमा के बनने का कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं। यानी लोगों के कहने पर उनका एक गुस्सा, एक रेज जो है वो शांत करने के लिए फ़िलहाल उसने बोल दिया था कि एक ड्यूमा, यानी आप जो डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट मान लेती है, आप एक पार्लियामेंट्री बॉडी बना लीजिए। लेकिन किया क्या कि आफ्टर 75 डेज़, ओनली आफ्टर 75 डेज़, ज़ार dismissed the first ड्यूमा। जो पहली ड्यूमा थी यानी पहली पार्लियामेंट थी, उसको केवल, आप ये देखें, केवल 75 डेज़ ही उसने चलने दिया। अपनी फॉर्मेशन के बाद केवल 75 डेज़ ही इसको चलने दिया और बाद में इसको डिसमिस कर दिया। जब थोड़ा रेवोल्यूशन शांत हो गया, क्योंकि ये डिमांड थी मेन कि एक पार्लियामेंट्री बॉडी बने जो कहीं ना कहीं क्या होगा, किंग की पावर को कंट्रोल करेगी, उसे एब्सोल्यूट होने से रोकेगी। इसीलिए समय रहते उसने क्या किया, जैसे ही रेवोल्यूशन थोड़ा डाउन पड़ा, क्या किया, ज़ार ने 75 डेज़, केवल 2.5 महीने बाद ही क्या किया, इस ड्यूमा को क्या कर दिया, इस ड्यूमा को डिसमिस कर दिया। उसके बाद सेकेंड ड्यूमा बनी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ड्यूमा बनी, उस सेकेंड ड्यूमा को भी उसने कुछ टाइम बाद क्या कर दिया, इसके 75 डेज़ में पहली ड्यूमा जो थी वो डिसमिस की, सेकेंड ड्यूमा बनवाई, उसमें कुछ मेंबर अपनी मर्जी के जोड़ दिए और उसके बाद थर्ड ड्यूमा बनी, ठीक है, विदिन 3 मंथ्स। और थर्ड ड्यूमा कब बनी, विदिन 3 मंथ्स थर्ड ड्यूमा was created
सोचिए पार्लियामेंट जो है वो आमतौर पे अगर एक बार बन जाती है पार्लियामेंट्री बॉडी, जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा, एक बार इलेक्शन होते हैं तो कम से कम 5 ईयर का टेन्योर तो होता ही हो। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो बनी है अगर वो प्रॉपर रूल नहीं कर पाती है तब जा करके वो डिसॉल्व होती है लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखें, केवल 2.5 महीने बाद 75 डेज़ के बाद ही फर्स्ट ड्यूमा जो थी वो उसने डिसमिस कर दी, फिर सेकेंड ड्यूमा बनी और अगले 3 महीनों के अंदर वो सेकेंड ड्यूमा भी डिसमिस कर दी और थर्ड ड्यूमा उसने क्रिएट की। ठीक है, और थर्ड ड्यूमा में क्या करा, इसके अंदर सारे जो थर्ड ड्यूमा थी इसके अंदर किंग ने क्या किया, एंड थर्ड ड्यूमा वाज पैक्ड ऑफ, ये किसके द्वारा पैक्ड थी, इसमें सारे मेंबर कौन कौन से रख दिए उसने, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन डाल दिया, यानी अपनी मर्जी के लोग, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो थे वो उसने इस थर्ड ड्यूमा में रखे, यानी थर्ड ड्यूमा में ज़्यादातर सभी मेंबर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन रखे। अब ये कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन कौन थे ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन वो थे जो चाहते थे कि किंग या ऑटोक्रेसी जो है, जो सिस्टम बना हुआ है वो पहले जैसा ही रहे, ट्रेडिशनल सिस्टम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एज इट इज़ बने रहें। वो कभी भी किसी पार्लियामेंट के फेवर में नहीं रहे थे और किंग की एब्सोल्यूट पावर में वो फेवर करते थे, विश्वास करते थे कि हाँ राजा की पावर एब्सोल्यूट होनी चाहिए, उसी को सारे डिसीजंस लेने का राइट है, वेदर दे आर रॉन्ग और राइट। ठीक, तो कंजर्वेटिव जो भी पॉलिटिशियंस थे वो सब थर्ड ड्यूमा में डाले गए। तो वास्तव में इस ड्यूमा के होने या ना होने का फिर क्या फ़ायदा होता है पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि उसमें सारे लोग तो किंग की मर्जी के ही थे, जार की मर्जी के थे सारे लोग, यानी कि कंजर्वेटिव उसी के जैसी सोच वाले सारे वही लोग थे। और इस थर्ड ड्यूमा में से उसने किसको बाहर रखा था, लिबरल्स को बाहर कर दिया था। इस ड्यूमा में एक भी लिबरल लीडर उसने नहीं रखा और साथ में कोई भी रेवोल्यूशनरी लीडर भी इसमें नहीं रखा, यानी जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे ये सब क्या थे, यानी लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, यानी सोशलिस्ट और लिबरल लीडर्स जो थे वो इस थर्ड ड्यूमा में से बाहर कर दिए गए थे। इसमें एक भी जो है वो लिबरल्स या रेवोल्यूशनरीज लीडर नहीं रखे थे। तो वास्तव में देखें बहुत चालाकी से काम लिया था। जब लोग गुस्सा थे, उनकी डिमांड थी क्या कि एक पार्लियामेंट्री एक कंसल्टेटिव एक बॉडी बनाई जाए, यानी राजा कोई भी फैसला लेगा तो इस ड्यूमा के जो मेंबर हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी इसके मेंबर हैं, चाहे वो लिबरल्स हों, रेडिकल्स हों, रेवोल्यूशनरीज हों, उनसे कंसल्ट करके ही कोई लॉ या पॉलिसी या कोई डिसीजन लेगा। जब ऐसा देखते हुए किंग को लगा क्या, और किंग ने ऐसा क्यों किया, फर्स्ट ड्यूमा डिसमिस क्यों की, क्योंकि ही डिड नॉट वांट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन हिज पावर्स। वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो अपनी पावर पर नहीं चाहता था कि किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन मेरी पावर पर लगे, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहता था, यानी मैं बिल्कुल फ्री हो करके अपनी पावर का यूज़ कर सकूं और अपने फैसले बिना किसी सलाह के, बिना किसी प्रेशर के ले सकूं, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसीलिए फ़िलहाल फर्स्ट ड्यूमा के लिए उसने डिसमिस किया 75 डेज़, उसके बाद जो सेकंड ड्यूमा बनी उसे भी 3 महीने के अंदर डिसमिस करके अगले 3 महीने में थर्ड ड्यूमा क्रिएट कर दी। और थर्ड ड्यूमा जो बनी वो क्या थी, उसमें सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, इसमें एक भी लिबरल या रेवोल्यूशनरी लीडर उसने नहीं रखा था। तो यानी वापस जहां से चले थे आफ्टर 1905 रेवोल्यूशन, वापस वहीं पर सारी व्यवस्था आ गई थी। तो देखें, अगर यहाँ से हमें देखने में पता चलता है कि 1905 का जो रेवोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल या इसका कोई विशेष फ़ायदा किसी को नहीं हुआ था, यानी रेवोल्यूशनरीज या जो वर्कर्स मारे गए, वास्तव में उनका मरना या उनकी डेथ, उनका जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से बेकार चला गया था, क्योंकि वापस से सारी चीज़ें वही आ गई थी। पार्लियामेंट्री बॉडी की डिमांड की गई इस रेवोल्यूशन में, वो बनी भी, लेकिन उस बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं था, उस कंसल्टेटिव बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसमें सारे मेंबर फाइनली ज़ार ने अपनी मर्जी के, अपने मन से ही खुद ही अपॉइंट किए थे, जबकि वो कैसे होने चाहिए थे, पब्लिक के थ्रू इलेक्टेड होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी कि ड्यूमा बन गई, पार्लियामेंट्री बॉडी बन गई और सारे जो लोग थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वो सब कनेक्टेड थी कहीं ना कहीं ड्यूमा से, लेकिन ड्यूमा के अंदर डायरेक्ट जो एंट्री थी वो रेवोल्यूशनरीज और लिबरल्स का एक भी लीडर उसके अंदर नहीं था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, सारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। इसके कुछ टाइम बाद 1914 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ देखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा
रशियन रेवोल्यूशन पे और रशिया पे, जिसकी वजह से आगे और रेवोल्यूशनरी कंडीशन बनी रशिया में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1914 में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो टीम्स थी। दो टीम्स कौन सी थी? पहली को कहा जाता था सेंट्रल पावर्स, सेंट्रल पावर्स। दूसरा जो था इनको कहा जाता था अलाइड पावर्स। ये दो ग्रुप्स बन गए थे या टू टीम्स कह सकते हैं। इसमें कौन कौन था? टर्की और ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था शुरू में, तो सेंट्रल पावर्स में टर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये तीन एक तरफ थे, एक साथ मिलकर के लड़ रहे थे। लेटर ऑन इसमें कौन ऐड हुआ? इसमें इटली भी ऐड हो गया और आगे इसमें प्रेजेंट डे रोमेनिया भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ भी इसमें ऐड हो गए। कौन कौन से? टर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये पहले से थे जब 1914 में ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद लेटर ऑन इटली और रोमेनिया भी इन्हीं के साथ अटैच हो गए, इस युद्ध में हिस्सा लेने लगे। आगे बढ़ते हैं अलाइड पावर्स के साथ, ठीक है। अलाइड पावर्स में थे रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीन कंट्री एक साथ थे। इनको कहा जाता था अलाइड पावर्स और इनको कहा जाता था सेंट्रल पावर्स। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। किन के बीच में? सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में। कई बार आपसे पूछा भी जाएगा अलाइड पावर, सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी कंट्री, उनके नाम बताइए। तो टर्की, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, रोमेनिया। अलाइड पावर्स के नाम बताइए तो रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो ये तीन एक तरफ थे, ये तीन एक तरफ थे और ये वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हो गया था। अब 1914 में जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस समय ये सभी कंट्री, चाहे टर्की हो, ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, इटली हो, रोमेनिया हो और या रशिया, फ्रांस या ब्रिटेन, ये सभी उस समय कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे। ये सभी कंट्रीज़ कैसे थे? किसी न किसी एम्पायर का, या तो अपने आप में खुद एक एम्पायर थे या किसी न किसी एम्पायर का पार्ट थे। तो इस वजह से जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो यूरोप के अंदर भी लड़ा जा रहा था और यूरोप के बाहर भी लड़ा जा रहा था, ठीक है। यानी यूरोप के अंदर भी और यूरोप के बाहर भी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था। अब जैसे टर्की है तो ओटोमन एम्पायर का मेन जो कंट्री है वो यही था, यहीं से पूरा ओटोमन एम्पायर रेगुलेट होता था। और ओटोमन एम्पायर यानी आज का जो रोमेनिया वगैरह है ये सब ओटोमन एम्पायर के पार्ट थे। ये सब उस समय ओटोमन एम्पायर के पार्ट थे, मतलब थे बाहर लेकिन ओटोमन एम्पायर के कब्जे में थे, तो इन्हें लड़ना पड़ा। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, इंडिया कोई यूरोप का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के लोगों को, इंडिया के जो सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनको इस वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर लड़ने के लिए ब्रिटेन में लाया गया था। क्यों लाया गया? क्योंकि उस समय इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा था, इसीलिए। तो देखा जाए क्या, तो इंडिया से वास्तव में इस वर्ल्ड वॉर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन यूरोप के बाहर भी इस तरीके से इनडायरेक्टली ये वॉर लड़ा जा रहा था। तो दोनों तरफ, इनसाइड द यूरोप एंड आउटसाइड द यूरोप, दोनों साइड ये युद्ध जो है वो चल रहा था। अब जब वॉर जो लड़ा गया, जब शुरुआत हुई, तो शुरू में जब वॉर की स्टार्टिंग हुई तो रशिया की जो जनता थी, देखो सरकार से हमारे कितने भी मतभेद हो सकते हैं, हमारा जो रूलर है हम उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, हो सकता है वो रूलर हमें पसंद ना हो। जैसे आज की तारीख में अगर हम बात करें, हमारे यहाँ हमारे जो पीएम हैं, सपोज दैट कुछ लोग हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो उनको बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, और ये सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, क्योंकि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हमारी मर्जी हम किसी लीडर को पसंद करें या ना करें। कुछ लोग सरकार को बहुत पसंद करते हैं, बोले बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छी है, और कुछ लोग नहीं पसंद करते, बहुत नफरत करते हैं, हेट करते हैं, नहीं ये बहुत ख़राब प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हमारे देश पर किसी भी प्रकार का कोई अटैक होता है तो क्या करेंगे?
पहले हम अपने देश का साथ देंगे और एट दैट टाइम क्या करेंगे, हम अपनी सरकार का साथ देंगे। और ऐसा होता भी शुरू से, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। जैसे आपने देखा है सर्टेन पार्टीज़ हैं एक दूसरे की राइवल होती हैं इलेक्शन में। जैसे इस समय भाई कांग्रेस बीजेपी आपको राइवल दिखाई देती हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, सारी बातें हैं। लेकिन सोचिए कि अगर देश पर कोई समस्या आती है, कोई मुसीबत आती है हमारी कंट्री पर, उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक होकर के सपोर्ट करती हैं, और करना भी चाहिए। हर कंट्री में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो एनिमी है वो बाहर का है। अपने घर का झगड़ा हम बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन जो एनिमी है वो बाहर का, पहले हमें उससे अपनी सुरक्षा करनी होगी मिल करके। तो ये क्यों समझा रहा हूँ, ऐसा हुआ वहाँ पर भी। 1914 में जब रशिया इस युद्ध में कूदा, इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, तो रशिया की जो पॉपुलेशन थी, जो अभी तक ज़ार के खिलाफ थी, जो लिबरल्स थे या रेवोल्यूशनरीज थे, वो जो ज़ार के अब तक खिलाफ थे, वो फ़िलहाल पूरी पब्लिक, सारे लोग जो है पूरी फ्रांस की, वो रशिया की जो पब्लिक थी, जो आम जनता थी, वो ज़ार के फेवर में आ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था हमारा देश युद्ध लड़ने जा रहा है, और इस युद्ध में हमारे देश के रिस्पेक्ट का सवाल है और साथ में हमारी सिक्योरिटी का भी सवाल है। तो पहले ये युद्ध हमारे देश को हर हाल में जीतना होगा, और कोई भी देश युद्ध तब जीत पाता है, सिर्फ अपनी आर्मी से ही नहीं जीतता, बल्कि उसके यहाँ रहने वाले जो देशवासी हैं उनके मोरल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, उनके सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। एग्ज़ाम्पल दूँ सपोर्ट कैसे, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, अब मुझे अच्छे से समय याद नहीं है, ठीक है, कौन सा था ये मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे भारत के। तो तब इंडिया के जो सैनिक थे उनके लिए फूड शॉर्टेज हो रही थी। फूड शॉर्टेज यूँ हो रही थी कि उस समय इंडिया जो है वो इतना केपेबल नहीं था कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे पास, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जैसे गेहूं चावल वगैरह का जो प्रोडक्शन है वो इतना होता नहीं था कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को भी खिला दें और बाद में जो सोल्जर्स वगैरह हैं उन सब के लिए भी लगातार सप्लाई बनी रहे। उस समय इंडिया जो है वो वीट जो है वो अमेरिका से इम्पोर्ट करता था, अमेरिका से मंगाता था, जो भी कम पड़ता था वो। अब जब पाकिस्तान हारने लगा तो पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंच गया कि भैया रोको इनको, ये तो चले आ रहे हैं अंदर तक। तो इसीलिए फिर अमेरिका ने भारत से कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए, वरना हम क्या करेंगे, हम आपकी वीट ग्रेन्स की जो सप्लाई है वो रोक देंगे। धमकी दी कि हम तुम्हें गेहूं नहीं देंगे अगर तुमने पाकिस्तान को मारना बंद नहीं किया तो फिर क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हम युद्ध नहीं रोकेंगे जब तक पाकिस्तान हार नहीं मान लेता, सरेंडर नहीं कर देता। और दूसरी चीज़, फूड शॉर्टेज के लिए क्या कहा, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से अपील की थी कि अपना एक टाइम का खाना जो है वो कुछ समय के लिए छोड़ दें। एक टाइम का खाना आई थिंक या 1 डे का था, वीक में 1 दिन का था शायद, ऐसा ही कुछ था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है इस समय। 1 टाइम था या शायद वीक में किसी 1 दिन फास्ट का था, इस तरीके से कुछ था कि वो खाना छोड़ दें तो वो जो बचेगा वो हमारे सैनिकों के लिए जाएगा और हमारे देश के सम्मान की रक्षा होगी, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और उसी समय उन्होंने ये जो है स्लोगन दिया था जो बहुत फेमस है, जय जवान जय किसान, वो इसीलिए दिया था क्योंकि हमारा जवान जो सीमा पे लड़ रहा है और दूसरा हमारा किसान जो उनके लिए खाना पहुंचा रहा है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, क्योंकि बिना इन दोनों के कोई भी कंट्री कोई युद्ध नहीं जीत सकती। सैनिकों को लड़ने के लिए भी तो खाना चाहिए। तो लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की आवाज़ पर ऐसा किया और जो फूड डिमांड उन्होंने की थी कि 1 डे या आई थिंक क्या 1 टाइम ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं बताऊंगा लेकिन आपको लेटर ऑन देख करके, क्योंकि जो चीज़ प्रॉपर नहीं हो तो वो नहीं बतानी चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि आई थिंक 1 in a week था, मतलब 1 दिन ड्रॉप करना था या 1 टाइम ड्रॉप करना था, ऐसा ही कुछ था। तो लोगों ने उनकी अपील पर भारत की जो जनता थी वो तैयार हुई, उन्होंने खाना छोड़ा और फूड सप्लाई हमारे सैनिकों तक बनी रही और रिज़ल्ट ये निकला कि इंडिया वो युद्ध जीता। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इंसिडेंट क्यों सुनाया मैंने और इसका रशियन रेवोल्यूशन से क्या लेना देना? लेना देना डायरेक्टली कुछ नहीं है, बात इतनी सी बस समझाना चाहता हूँ कि पब्लिक जो है यानी जो आम जनता है, आपस में कोई भी मतभेद हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, सरकार के खिलाफ लोग हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश हित की आती है, देश के रिस्पेक्ट की आती है, सिक्योरिटी की आती है, तो सब साथ होते हैं, उस समय कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो उनके कहने पर लोगों ने ये किया।
तो ऐसे ही यहाँ जब रशियन एक तरफ तो लोग ऑलरेडी हमने देखा कि 9 साल पहले लोग क्या कर रहे हैं, ज़ार का विरोध कर रहे हैं, उसकी पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर की बात आई, जब लगा हमारा देश युद्ध में जा रहा है रशिया, तो रशियन जो पॉपुलेशन थी पूरे ज़ोर शोर के साथ ज़ार और जो ड्यूमा जो असेंबली थी उसके साथ आकर के खड़ी हो गई कि नहीं, हम अपने देश का साथ इस समय ज़रूर देंगे, हर हाल में अपने देश का साथ हमें देना है। तो यानी पीपल रैलीड अराउंड द ज़ार निकोलस सेकंड। उस समय उनका लीडर जो किंग था उसका साथ देना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। उसको अपना लीडर बनाया, उसको खूब सपोर्ट किया। यानी पूरे जो रशिया था उस समय वर्ल्ड वॉर 1 के समय जब स्टार्ट हुआ तो लोग युद्ध के उत्साह में थे, फुल सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन एक समस्या थी कि ज़ार निकोलस सेकंड के जो एडवाइज़र थे वो अच्छे नहीं थे, जो एडवाइज़र थे वो अच्छे नहीं थे। इन्हीं में से एक एडवाइज़र था, एक मॉन्क था, वास्तव में एक मॉन्क था जो कि मुख्य सलाहकार था ज़ार निकोलस सेकंड का। नाम था इसका रास्पुटिन। रास्पुटिन एक एडवाइज़र था जो कि मॉन्क था और ये ज़ार निकोलस सेकंड का मेन एडवाइज़र था। और इसकी गलत एडवाइस, गलत सलाह के कारण जो है वो धीरे धीरे ड्यूमा में जो मेंबर्स थे उन्होंने भी ज़ार निकोलस सेकंड को धीरे धीरे सपोर्ट करना बंद कर दिया और ड्यूमा भी अनपॉपुलर हो गई। ज़ार निकोलस सेकंड के जो डिसीज़न थे वो अब पब्लिक में, जैसे अभी तक उत्साह था, पब्लिक साथ देने को तैयार थी, वो जो चीज़ें हैं वो अनपॉपुलर होती चली गई। ठीक है, सपोर्ट जो है वो पब्लिक का जो मिल रहा था वो इसके गलत सलाह के कारण, जो गलत डिसीजन लिए ज़ार निकोलस सेकंड ने, उससे जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट अब नहीं मिल रहा था। सपोर्ट धीरे धीरे कम होता चला गया और दूसरी तरफ रशिया जो है वो युद्ध लड़ने में बिजी था। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ इस वॉर का। तो इस वॉर का इम्पैक्ट क्या होना था कि रशिया जो है इस वॉर को लड़ रहा था अपने पार्ट पर। सारी कंट्री लड़ रही थी, फ्रांस, ब्रिटेन सभी लड़ रहे थे। तो ये वॉर भाई कोई भी देश हो उसे 2-3 मोर्चों पे लड़ना पड़ता है, मतलब उसका जो बॉर्डर है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ भी एक वेस्ट फ्रंट था और एक ईस्ट फ्रंट था, 2 मोर्चे थे जहाँ पर रशियन आर्मीज़ लड़ रही थी। ठीक है, जहाँ पर रशियन आर्मीज़ लड़ रही थी और इन दोनों मोर्चों पर ये लड़ किससे रहे थे, ये लड़ रहे थे मेनली जर्मनी से इनका सामना था और साथ में ऑस्ट्रिया से इनका सामना था। 2 तरफा हमला था, एक तरफ से ऑस्ट्रिया अटैक कर रहा था और दूसरी तरफ से जर्मनी, और दोनों से ये लड़ रहे थे। अब यहाँ हो ये रहा था कि वेस्टर्न फ्रंट में जो इनकी लड़ाई हो रही थी वहाँ सोल्जर रहते थे किसमें, ट्रेंचेस में। वहाँ सोल्जर ट्रेंचेस में रहकर लड़ रहे थे और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ये ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस वास्तव में शेल्टर होते हैं सैनिकों के रहने के युद्ध के दौरान। उस समय युद्ध के मैदान में होता ये है, मैं ट्रेंचेस की प्रॉपर एक तस्वीर क्या बोल रहा हूँ, एक फ़ोटो लगा करके आपको दिखा दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आपको फ़ोटो ऊपर मिल जाएगी देखने के लिए। जैसे मिट्टी की इस तरीके से अगर ये कोई दीवार है तो इसके अंदर कुछ कॉलम्स बना दिए जाते थे खोद करके, और एक सोल्जर जो है वो इनके अंदर रहता था और बहुत कम जगह होती थी, इसमें ढंग से लेटने उठने बैठने की भी जगह नहीं होती। तो ये ट्रेंचेस हुआ करते थे। ये जो पूरी सीरीज़ होती थी एक दीवार जैसी, और इसके अंदर गहरे गहरे गड्ढे या केव टाइप की बना दी जाती थी और इनके अंदर सोल्जर्स रहते थे, उनको ट्रेंचेस बोलते थे। तो सोचिए इतनी थोड़ी सी जगह में लगातार महीनों तक युद्ध लड़ रहे हैं इस जगह में रह करके। और ये ट्रेंचेस भी ऐसी थी कि इनमें चूहों की तरह रहते थे सैनिक, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती थी, ट्रेंचेस कम होते थे। तो ट्रेंचेस का जब मैं फ़ोटो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी ख़राब स्थिति थी ट्रेंचेस की। ठीक, तो यहाँ वैसे दिक्कत हो रही थी लड़ने के लिए। ईस्टर्न फ्रंट में स्थिति और ज़्यादा गंभीर थी। ईस्टर्न फ्रंट में क्या था कि रशिया जो है वो जीत तो रहा था, जर्मनी
जर्मनी और ऑस्ट्रियन अटैक से ये यहाँ पर ईस्टर्न फ्रंट में जीत तो रहे थे, जीत तो इनको मिल रही थी, इनको फ़ायदा तो हो रहा था यहाँ, लेकिन हो ये रहा था कि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। यानी जर्मन ऑस्ट्रियन सेनाएं ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत अंदर घुस आई थी, रशिया को उन्हें दोबारा से रिट्रीट करना था, और ये था कि यहाँ जीत तो मिल रही थी लेकिन बहुत 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 ज़्यादा लॉट्स ऑफ कैजुअलिटीज़ हो रही थी, यानी कि रशियन सोल्जर बहुत बड़ी क्वांटिटी में मारे जा रहे थे। यानी हर फ्रंट पे ये जीत तो रहे थे, फ़ायदा हो रहा था, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रशियन सैनिक बहुत बड़ी क्वांटिटी में मारे जा रहे थे, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ईस्टर्न फ्रंट में आप खुद सोच लीजिए, यहाँ पर जो है 3 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई, यानी कि 3 मिलियन सोल्जर्स जो है वो मारे गए, किसके? रशिया के। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान फ़िलहाल इस समय तक, और ये कब की बात है? शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 1914 से लेके 1916 तक बहुत नुकसान हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, किसको? रशिया को, क्योंकि तब तक जर्मनी ऑस्ट्रिया पूरी तरह हावी थे रशिया पे। वो बात अलग है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1918 में ख़त्म हुआ, यानी 2 साल बाद जब ये ख़त्म हुआ 1918 में जब ये ख़त्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हालांकि जर्मनी ऑस्ट्रिया ये सारे देश हार गए थे इस युद्ध को। जीता ये युद्ध जो था वो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया नहीं था, लेकिन तब तक रशिया को 1916 तक बहुत नुकसान हो चुका था। 3 मिलियन जो सोल्जर्स हैं इसके वो मारे गए थे। अब इधर सोल्जर मारे जा रहे हैं और क्या हो रहा है? जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेनाएं वो रूस के अंदर चली आ रही हैं और इनके सोल्जर्स लगातार मर रहे हैं। तो रिट्रीट करने के लिए, वापसी करने के लिए, युद्ध में अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या किया? रिट्रीट करने के लिए ज़रूरी था कि रशिया के जो एरिया थे उनमें क्या थी? बाहर मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो लैंड एरिया था रशिया का वो कैसा था, वहाँ पर सब में खेती होती थी खूब अच्छे से। 85% पॉपुलेशन शुरू से बताया कि कल्टीवेट करती थी, तो खेत थे, खेतों में फसलें थी ऊंची ऊंची। तो जो विदेशी जो सैनिक थे, जर्मनी और ऑस्ट्रियन सेनाएं थी, इन खेतों में छुप गई थी और उनको वहाँ से ढूंढ करके निकालना, मार करके वापस भगाना रशियन आर्मी के लिए मुश्किल हो रहा था। और साथ में कुछ बिल्डिंग्स थी इन बिल्डिंग्स में और इन क्रॉप्स में, जो बिल्डिंग्स और क्रॉप्स थी इनमें जर्मन और ऑस्ट्रियन सेनाएं छुप जाती थी, जिसकी वजह से रशियन आर्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उनको रिट्रीट करना, यानी उनको वहाँ से निकाल करके वापस भगाना और अपना एरिया वापस अपने कब्जे में लेना, ये बहुत कठिन काम हो रहा था। किसके लिए? रशियन आर्मी के लिए। इसी वजह से 3 मिलियन जो है वो कैजुअलिटी हो। तो ठीक कर लीजिए, 3 मिलियन नहीं, ये 7 मिलियन कैजुअलिटी होगी। और ज़्यादा बढ़ा, ये डेटा जो है करेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, बाई मिस्टेक मैंने 3 मिलियन बोला, ये 3 मिलियन कैजुअलिटी यहाँ पर हो गई, यानी कि 7 मिलियन सोल्जर्स जो हैं वो रशियन सोल्जर, रशियन आर्मी के मारे गए थे। अब रिट्रीट करना था, अपने एरिया छुड़ाने थे, लेकिन वहाँ समस्या थी कि जो क्रॉप्स थी, जो बिल्डिंग्स थी, जर्मन और ऑस्ट्रियन जो सोल्जर्स थे वो इनमें छुप करके बैठ गए थे और इनको निकालना और बाहर भगाना और अपने एरियाज़ को वापस कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा था रशियन आर्मी के लिए। तो रशियन आर्मी ने फैसला लिया, क्या? ज़ार ने फैसला लिया कि ये जो क्रॉप्स हैं और ये बिल्डिंग्स हैं, इनको क्या कर दिया जाए? इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा? दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है उसको देखना आसान हो जाएगा और उन्हें रिट्रीट करना आसान हो जाएगा। छुपने के लिए कोई उनके लिए जगह नहीं बचेगी। तो बहुत बड़े एरिया की जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय करवा दी और बिल्डिंग्स थी ये भी डिस्ट्रॉय करवा दी। अब इनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। रशियन आर्मी इनको आराम से रिट्रीट कर गई। अब आराम से रिट्रीट कर गई, युद्ध जीतने की तरफ तो बढ़ चले, वापस से जो है बाउंस बैक तो वापस से कर दिया रशियन आर्मी ने। लेकिन यहाँ एक बड़ा नुकसान हो गया था कि जो क्रॉप्स थी वो नष्ट हो गई, और जब क्रॉप्स जो है जब नष्ट हो गई तो इनसे जो प्रोडक्शन होने वाला था वो प्रोडक्शन होगा नहीं। तो क्या होगा? फूड सप्लाई की क्या होगी? शॉर्टेज हो जाएगी। फूड सप्लाई की क्या होगी? शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसे ही बिल्डिंग्स भी जब यहाँ से नष्ट हो गई तो इनमें जो लोग रहते थे वो क्या हो गए? वो बेघर हो गए। तो जब क्रॉप्स हो गई तो उससे फूड शॉर्टेज क्रिएट हो गई, ठीक है। और बिल्डिंग्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो इन बिल्डिंग्स में जो रहने वाले लोग थे वो क्या बन गए? अब अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए। उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, उन्हें शरण लेनी थी। तो इसकी वजह से 3
3 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो है ज़बरदस्ती के बन गए। 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ ज़बरदस्ती के यहाँ पर रशिया के पास हो गए। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स उसने डिस्ट्रॉय की थी, इनमें रहने वाले जो 3 मिलियन लोग थे वो बेघर हो गए थे। तो 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ अब रशिया की सड़कों पर थे और इनका सामना रशियन गवर्नमेंट को करना था, इनके लिए इंतज़ाम करना था, जिसके लिए रशियन गवर्नमेंट के पास समय नहीं था। तो आखिर हुआ क्या? फूड शॉर्टेज का क्या हुआ? आर्मी के लिए फूड सप्लाई कैसे हुई? या इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा था रशिया में थोड़ा बहुत, उस पर इस वर्ल्ड वॉर का क्या असर पड़ा? इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो आज जो पढ़ा है उसको देखें, समझें, कोई चीज़ ना समझ में आई हो मुझसे पूछ लें, मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा।